आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर आपको कैसे पता कि इसकी वेलोसिटी इधर ही रहेगी, इधर नहीं होगी। हो सकता है हो गई हो इधर, उस केस में v1 की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, आपको चिंता नहीं करनी है। आप तो सिर्फ इतना समझो कि इसी लाइन के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी है, किसी भी डायरेक्शन में जूम कर लो। हेलो बच्चों, आज हम कोलिजन पे एक और क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ, 2 डायमेंशनल ऑब्लिक कोलिजन पे एक और क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं कोलिजन पे अभी पिछले कुछ दिनों में। ये तीसरा क्वेश्चन जिससे कोलिजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक दुरुस्त हो जाए। सो आइए देखते हैं आज का हमारा कोलिजन का प्रॉब्लम। क्वेश्चन सेज a ball of mass 2m is suspended using an inextensible string. This yellow colored ball is a ball of mass 2m. It is suspended using an inextensible string. Inextensible. Length of string cannot change. This ball has mass 2m. Another ball of mass m hits it while traveling with velocity u in a direction making an angle theta with horizontal. This is another ball of mass m. It is traveling with velocity u making an angle theta with horizontal, right? The velocity of its center is pointing towards the center of the suspended ball. ये जो छोटा बॉल है इसके सेंटर की वेलोसिटी, ये जो एरो है ये बिल्कुल बड़े बॉल के सेंटर की तरफ जा रही है। ये जो इसके सेंटर का लाइन ऑफ मोशन है, इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर बॉल, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ओके, the velocity of it okay, the collision is elastic. Find the velocity of smaller ball after the impact. What will be velocity of two balls, in fact both the balls, after the impact if the collision is elastic? ये रस्सी से लटका हुआ ये बॉल 2m मास, एक m मास का छोटा बॉल आके टकरा गया। इसकी वेलोसिटी टक्कर के ठीक पहले u थी, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, और ये वेलोसिटी बिल्कुल इस बॉल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड थी। कोलिजन इलास्टिक हुआ, दोनों बॉल की वेलोसिटी हमें बेसिकली बतानी है आफ्टर द कोलिजन। दिस इज द क्वेश्चन इन नटशेल। मैं हट जा रहा हूं, आप क्वेश्चन को एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखिए। मैं बेसिकली जल्दी से आपको ये बता देता हूं कि सोल्यूशन करना कैसे, व्हाट एग्जैक्टली इज द अप्रोच हियर। फर्स्ट थिंग, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोलिजन दिस स्ट्रिंग विल अप्लाई ह्यूज इंपल्स ऑन द सस्पेंडेड बॉल। जब ये बॉल आके इससे टकराएगा तो कोलिजन एक बहुत ही छोटे से समय का प्रोसेस है। दोनों बॉल एक दूसरे पे डेल्टा टी सेकंड के लिए फोर्स लगाएंगे। इस डेल्टा टी सेकंड के इवेंट में ये जो रस्सी है ये भी एक बहुत बड़ा इंपल्सिव फोर्स इस बॉल के ऊपर लगा सकती है नेचुरली। ऐसा इसने आके किक किया तो रस्सी ने भी इसको झटका मारा, झटका किक, ऐसा इंपल्सिव फोर्स, बड़ा मैग्नीट्यूड का फोर्स जो छोटे समय के लिए लगता है, इस तरह के फोर्स अगर सिस्टम पे एक्ट कर रहे हों तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते समय सावधान रहें। ठीक है, ये एक एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स है। अगर मैं इन दोनों बॉल को अपना एक सिस्टम मानता हूं, इंपल्सिव फोर्स, एक ऐसा फोर्स जिसका इंपल्स नेग्लिजिबल नहीं है, F × डेल्टा टी काफी बड़ा नंबर है। ये एक ऐसा फोर्स है जो इस सिस्टम के मोमेंटम को बदल सकता है। तो ऐसे झटके वाले फोर्स जब हों बाहर से तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते समय केयरफुल रहेंगे। यहां मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात और बताता हूं। देखिए, आपने शायद कभी नोटिस न किया हो, क्वेश्चन बनाते समय अगर 2 बॉल हवा में चलते हुए टकरा गए, ये 2 प्रोजेक्टाइल हवा में टकरा गए, मैं पूछता हूं कि बच्चों क्या मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे? बच्चे बोलते हैं हाँ सर। बिल्कुल ठीक, बच्चे बोलते हैं हाँ सर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। फिर मैं पूछता हूं बच्चों से कि इन दोनों बॉल का वेट m1g और m2g, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है इस सिस्टम पे। तो जब इस सिस्टम पे एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा था तो तुमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा कैसे दिया? तब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि बात तो सही है कि भाई जब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो हम इन दोनों बॉल के मोमेंटम को कंजर्व कैसे मान सकते हैं? कोलिजन के ठीक पहले इस बॉल की वेलोसिटी u1 है, इस बॉल की वेलोसिटी u2 है, और कोलिजन के ठीक बाद इनकी वेलोसिटी v1 v2 हो गई। तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 वेक्टर फॉर्म में। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? एक्सटर्नल फोर्स है तो नहीं लिख सकते हैं, सच्चाई तो यही है।
एक्सटर्नल फोर्स है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं है। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। कोलिजन के ठीक पहले, बस कोलिजन होने ही वाला है, उसके ठीक पहले वेलोसिटी u1 और u2 है। कोलिजन हो गया, कोलिजन होने के तुरंत बाद दोनों बॉल की वेलोसिटी v1 और v2 है। कोलिजन होने के तुरंत बाद, ये कोलिजन होने के ठीक पहले, ये कोलिजन होने के ठीक बाद। ठीक पहले और ठीक बाद के बीच में कितना समय का गैप है? बस इतना, डेल्टा टी। ये कोलिजन हो गया, डेल्टा टी लेट अस से 0.001 सेकेंड, एक बातचीत में आसानी के लिए 0.001 सेकेंड तक दोनों बॉल एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। 0.001 सेकेंड के इस इंटरवल के शुरुआत में, इसके इंटरवल के शुरू होने पे दोनों की वेलोसिटी u1 u2 है और इस इंटरवल के खत्म होने पे वेलोसिटी v1 v2 है। हमारी चिंता सिर्फ यह है कि इस इंटरवल के शुरुआत में जो मोमेंटम था m1 u1 प्लस m2 u2, क्या इंटरवल खत्म होने पे जो मोमेंटम है m1 v1 और m2 v2 इस सम के इक्वल है? तो आंसर है कि मोटा मोटी इक्वल है। क्यों? क्योंकि इतने छोटे टाइम में ये जो एक्सटर्नल फोर्स था, फाइनाइट साइज का एक्सटर्नल फोर्स, यूजुअल साइज का एक्सटर्नल फोर्स, अगर ये आधे आधे केजी के दोनों बॉल हैं तो 10 न्यूटन का फोर्स, तो 10 न्यूटन का फोर्स इतने छोटे टाइम में एफ डेल्टा टी करेंगे तो उसका इंपल्स कैलकुलेट करेंगे। जो ये एक्सटर्नल फोर्स का इंपल्स आया वही चेंज इन मोमेंटम है इन दोनों बॉल के, और वो चेंज इन मोमेंटम काफी छोटा है। इनफैक्ट इन दोनों बॉल के इंडिविजुअल मोमेंटम में जो चेंज आया उसके कंपैरिजन में भी ये चेंज इन मोमेंटम बहुत छोटा है, क्योंकि ये दोनों बॉल कोलिजन के समय एक दूसरे पे बड़ा सा फोर्स लगाते हैं। तो इन दोनों ने एक दूसरे पे जो इंपल्स लगाया है उसके सामने तो ये इंपल्स बेहद छोटा है। तो ऐसे जब फाइनाइट साइज के एक्सटर्नल फोर्स हैं, निश्चित आकार के एक्सटर्नल फोर्स हैं, इंपल्सिव फोर्स नहीं है, झटके वाले फोर्स नहीं है, तो हम मानते हैं कि कोलिजन के ड्यूरेशन में उनकी वजह से जो इंपल्स बदला होगा वो नहीं के बराबर है। और हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं, हम यहां लिख देते हैं m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Despite the fact that there are external forces, we apply momentum conservation if we are confident that external forces do not have very large impulse. पर यहां अभी जो क्वेश्चन हमारे सामने है, इस क्वेश्चन में क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आंसर है नहीं करना चाहिए। क्यों? रस्सी जो फोर्स लगाएगी बॉल के ऊपर वो कोई फाइनाइट साइज का, निश्चित आकार का, नोन एकदम डेफिनेट साइज का फोर्स नहीं है, वो एक झटके वाला इंपल्सिव फोर्स है। वो काफी शार्प फोर्स, बड़ा फोर्स हो सकता है। जब ये बॉल टकराया, जितनी देर तक दोनों बॉल एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं उतनी देर में रस्सी का जो इंपल्स था वो काफी तगड़ा हो सकता है, जिससे सिस्टम के मोमेंटम में काफी बड़ा बदलाव हो सकता है। तो ओवरऑल इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है, ऐसा बोलना गलत है। ये बात आई होप आपकी समझ में आ गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को सिर्फ मार्क कर लें, एक्स डायरेक्शन बोल देता हूं उसको, इस एक्स डायरेक्शन में कोलिजन के समय इस एक्स डायरेक्शन में इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। सिस्टम मतलब दोनों बॉल के इस सिस्टम पर कोलिजन के समय कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं था, तो सिस्टम का मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में जरूर कंजर्व रहेगा। इस सिस्टम का मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में डेफिनेटली कंजर्व्ड है बियॉन्ड डाउट। लेकिन वाई डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन हम नहीं लगा सकते। वाई डायरेक्शन में वेट है, पर वेट को तो हम इग्नोर कर देते, बट ये जो इंपल्सिव टेंशन है इसकी वजह से मोमेंटम वाई डायरेक्शन में जबरदस्त चेंज देख सकता है, और इसलिए हम वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ गई? तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन हम जरूर लगा सकते हैं। हम यहां पे सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा मान लेते हैं कि कोलिजन के तुरंत बाद इस छोटे बॉल की वेलोसिटी लेट अस से v1 है। ध्यान दीजिएगा, जब कोलिजन हुआ तो इस बड़े बॉल ने छोटे बॉल पे किधर फोर्स लगाया होगा? ऐसे ही लगाया होगा, अलोंग द नॉर्मल लाइन, राइट। और छोटे बॉल ने भी बड़े बॉल पे ऐसे फोर्स लगाया होगा। तो मोटी बुद्धि ये कहती है कि एक पार्टिकल ऐसे चल रहा था और इस पे फोर्स इसी लाइन पे लगा, तो ये कोलिजन के बाद इधर तो चलने नहीं लगेगा। वेलोसिटी इधर थी 100, जोर का फोर्स लगा तो हो सकता है 25 हो जाए इधर, या बहुत जोर का फोर्स लग गया तो हो सकता है 20 हो जाए इधर, पर लाइन तो वही रहेगी। तो कोलिजन के तुरंत बाद इस बॉल की वेलोसिटी को मैं इसी डायरेक्शन में v1 मान लेता हूं।
आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर आपको कैसे पता कि इसकी वेलोसिटी इधर ही रहेगी, इधर नहीं होगी? हो सकता है हो गई हो इधर, उस केस में v1 की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, आपको चिंता नहीं करनी है। आप तो सिर्फ इतना समझो कि इसी लाइन के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी है, किसी भी डायरेक्शन में जूम कर लो, आप इधर मानना चाहते हो उधर मान लो, अगर आपका डायरेक्शन गलत होगा तो निगेटिव आ जाएगा। अभी मैंने मान लिया कि कोलिजन के तुरंत बाद इस बॉल की वेलोसिटी v1 इधर है। जैसा कि सिस्टम दिया गया है, ये रस्सी से बंधा है, तो कोलिजन के बाद ये बॉल नीचे तो नहीं जा सकता, रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, तो जितना भी चोट इसको लगे, इस डायरेक्शन में इस पे चोट लगा, इस फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट है, लेकिन रस्सी ने भी एक ऊपर तगड़ा झटका दिया, और असर यह हुआ कि इस बॉल पे वर्टिकल डायरेक्शन में नेट इंपल्स जीरो हो गया। इसकी जो चोट है, इसका इंपल्स और रस्सी का इंपल्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया होगा, इसलिए ये बॉल वर्टिकली नहीं चलेगा। ये तो सच है कि नहीं चलेगा, क्योंकि रस्सी से बंधा है, नीचे तो जा नहीं सकता। तो इस रस्सी का इंपल्स इतना तगड़ा है कि इस बॉल की जो चोट है, इंपल्स है, उसके वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस कर दे, पर इसमें जो चोट लगी उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस वजह से ये बॉल डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगा। इसकी वेलोसिटी को v2 मान लेते हैं। इस बॉल की मजबूरी है, कंस्ट्रेंट है, यहां रस्सी से बंधा है, इसको हॉरिजॉन्टल ही चलना पड़ेगा। ये बॉल फ्री है, पर इस पे जो चोट लगी है वो इस लाइन के अलॉन्ग ही लगी है, और ये चल भी इसी लाइन पे रहा था, तो टक्कर लगने के बाद भी इसी लाइन पे रहेगा, कहीं और तो नहीं जा सकता। सो दिस इज द फाइनल, आई मीन द सिचुएशन आफ्टर, जस्ट ए मिनट, जस्ट आफ्टर द कोलिजन। इसको मैं थोड़ा सा साफ करके बना लेता हूं, ये थोड़ा दूर में दिखा रहा हूं, जस्ट साफ साफ दिखाई दे इसलिए। v1, तो ये बॉल हमने मान लिया हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे v1 वेलोसिटी से चल रहा है और हॉरिजॉन्टल v2 वेलोसिटी से चल रहा है। मोमेंटम कंजर्वेशन x डायरेक्शन में अप्लाई करना है, y डायरेक्शन में नहीं। कोलिजन के ठीक पहले का ये चित्र है, कोलिजन के ठीक बाद का ये चित्र है। कोलिजन के ठीक पहले इसका कोई मोशन नहीं है, इसका मोमेंटम mu cos थीटा हॉरिजॉन्टल है, mu cos थीटा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूं। कोलिजन के ठीक पहले का मोमेंटम इज इक्वल टू कोलिजन के ठीक बाद का मोमेंटम। इस बॉल का मास 2m, इसकी वेलोसिटी 2v2, 2m मास, वेलोसिटी v2 सॉरी, और इसकी वेलोसिटी v1, m मास, कंपोनेंट मोमेंटम का कितना हो गया, mv1 cos थीटा। ये मैंने इक्वल साइन के राइट साइड में क्या लिखा, सिस्टम के मोमेंटम का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, टक्कर के बाद 2mv2 mv1 cos थीटा। ये आप m कैंसिल कर दीजिए, ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। यहाँ गौर करने की बात है, u गिवन है, थीटा गिवन है, ओनली v1 एंड v2 आर टू अननोन्स। तो एक इक्वेशन हमने बना दिया, एक और इक्वेशन बनाने से हमारा काम बन जाएगा। तो अब अगला इक्वेशन कोलिजन इलास्टिक है। कोलिजन इलास्टिक है तो आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 है। दैट मीन्स कोलिजन के पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और कोलिजन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों सेम है। कोलिजन के पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? नेचुरली आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो देखना है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग, इस नॉर्मल लाइन के अलॉन्ग देखना है। कि अगर ये बॉल ऐसे ही सोच लेते हैं भाई हम कि जस्ट ए मिनट, अगर ये बॉल ऐसे हो और ये बॉल 1 मिनट के लिए मान लो इसके परपेंडिकुलर चल रही हो, तो क्या ये बॉल इसके करीब आ रही है? नहीं, अप्रोच तो तभी होगा ना जब ये बॉल इस डायरेक्शन में चले। तो इस बॉल की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट, और अगर ये बॉल मूव कर रहा होता तो इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग, ये जो रिलेटिव मोशन है यही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिसाइड करेगा। यहां तो बहुत सिंपल केस है कि ये रेस्ट में है और ये u वेलोसिटी से चल रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच u है बियॉन्ड डाउट। और जैसे ही कोलिजन हो गया, अब ये v2 वेलोसिटी से चल रहा है, हमने ऐसा माना है, और ये v1 वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है। तो व्हाट इज रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन? देखिए ऐसे सिंपल ऐसे देखते हैं, ये एंगल थीटा था, इस v2 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में v2 cos थीटा है, v2 का इस बॉल की वेलोसिटी का कंपोनेंट v2 cos थीटा। अब मन में ऐसे सोचो कि ये बॉल इधर v2 cos थीटा से भाग रहा है
और ये उसका पीछा कर रहा है v1 स्पीड से। ये बॉल 5 की स्पीड से ऐसे चल रहा है और लेट अस से इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट 15 है, ये 15 की स्पीड से इधर भाग रहा है और ये 5 है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या हुआ 10 v2 cos थीटा माइनस v1। इस बॉल की स्पीड 2 है और इसकी ये वाली वेलोसिटी 3 है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या हुआ 3 माइनस 2 1। ऐसे सिंपल ऑब्जर्वेशन। सो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन इज v2 cos थीटा माइनस v1। ये रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन है और ये रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 होता, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 होता, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन जो है वो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इंटू 0.5 के बराबर होता। बिकॉज कोलिजन इलास्टिक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, इसलिए रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच के इक्वल है। तो जो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन और अप्रोच लेना है वो आप इस लाइन के अलोंग ही लेंगे, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। बड़ा सिंपल सी चीज है। तो टक्कर के बाद ये रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, टक्कर के पहले रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। थीटा और यू गिवन क्वांटिटीज हैं, थीटा और यू गिवन क्वांटिटीज हैं, v1 v2 दो अननोन्स हैं। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, लीनियर इक्वेशंस हैं, आपको v1 और v2 दोनों मिल जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ठीक समझ में आ गया। समझ में आ गया तो आप लोग मुझे लगता है शेयर नहीं कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ तो करो, सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए प्रॉब्लम नए कॉन्सेप्ट के साथ। गुड बाय।